सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों, व्यक्तित्व के मापन से लगातार परीक्षा पूछती है, हॉट टॉपिक है उसका, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा पूछती है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर देंगे आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं जो सीडीपी से रिलेटेड है, जो परीक्षा बार बार पूछती है, सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर दबा करके क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, उन प्रश्नों को देख लिया तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही जाता है। सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है व्यक्तित्व का मापन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और यहां पर जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उन प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मनोविज्ञान कहता है चीज़ें अगर नहीं पढ़ोगे और पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाएंगी। तो शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, शरीर रचना सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो सेल्डन हैं। आवश्यकता एवं मांग के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आवश्यकता एवं मांग, वो है आपके मैस्लो। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शरीर रचना सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं दोस्त? ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं आप लोगों को पता होगा कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं, 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं भैया? 3 विधियां हैं। पहली, दूसरी, तीसरी देख लीजिए। पहली आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि। और तीसरी है प्रक्षेपी विधि, ठीक है। अब आत्मनिष्ठ विधि में स्वयं के अनुभवों के आधार पर, पसंद नापसंद के आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व का निरीक्षण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में नैतिकता वगैरह देखी जाती है। और प्रक्षेपी विधि में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे कि प्रक्षेपी विधि में क्या होता है। तो आत्मनिष्ठ से समझ रहे हो, खुद से, आत्म से मतलब कि खुद से अनुभव नापसंद, और वस्तुनिष्ठता में नैतिकता के बारे में बात की जाती है, ठीक है। और प्रक्षेपी विधि में हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है, तो वो आगे देखेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है भैया? मैस्लो है। इस चीज को याद रखिएगा, मैस्लो है। क्या है? मांग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्पोर्ट के बारे में। तो अल्पोर्ट यार कैसे फेमस है? अल्पोर्ट जो है वो सीलगुण सिद्धांत के लिए फेमस है। सीलगुण सिद्धांत, इन्होंने 3 सीलगुण सिद्धांतों के बारे में बताया हुआ है। एक है प्रमुख, एक है गौण। जैसे आपने थॉर्नडाइक में भी देखा था, उनके प्रमुख नियम थे, गौण नियम थे। प्रमुख में क्या होता है, यहाँ पर स्थायी की बात हो जाती है। अस्थायित्व जो होता है, जैसे कि आगे देखेंगे, अस्थायीपन होता है इसमें स्थायीपन की कमी होती है। और एक दूसरा होता है जो होता है केंद्रीय। और केंद्रीय में क्या देखने को मिलता है? केंद्रीय में देखने को मिलता है कि वहां पर स्थायित्व नहीं होता है, उसमें सक्रियता देखने को मिलती है, ठीक है। तो मांग का जो सिद्धांत है वो है मैस्लो ने 5 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे कमजोर मांग, देखिए इनका मांग आ चुका है। जब मैंने बोला कि आगे देखेंगे तो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो परेशान नहीं होना है। तो उनका मांग था, क्या मांग था ये देखिए। पहला था यहाँ पर शारीरिक मांग। पहला था क्या? शारीरिक मांग। दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं दैहिक मांग। दूसरा जो था वहाँ पर सुरक्षा की बात की जाती है। तो दूसरा मांग था जो है सुरक्षा की बात की जाती है, ठीक है। कि शरीर है, जैसे शरीर हो गया, जैसे लोग माथा टेकते हैं कि बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो सबसे पहली जो मांग होती है, सबसे जो पहली मांग होगी वो कौन सी मांग होगी? शारीरिक मांग होगी। और फिर शरीर आ गया तो भाई ये सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो दूसरा होता है सुरक्षा का। तीसरा होता है आपका समाज। यार समाज तो चाहिए ना, सबको अपना समाज चाहिए। समाज तो इंपॉर्टेंट है। इंसान रहेगा कहाँ? पहाड़ों पर तो रहेगा नहीं, एक समाज रहेगा। और पहाड़ जितने ज़्यादा लोग, जैसे लोगों का समूह को समाज कहा जाता है। अकेले रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो अपना समाज चाहिए। अब समाज चाहिए तो छोटा बड़ा सब कुछ है, तो वहाँ पर सम्मान भी चाहिए, ठीक है। तो समाज में क्या होगा? सम्मान चाहिए। और ये जो 4 है ना, ये जो 4 हैं, ये 95% तक देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आखिरी, जिसको बोलते हैं आत्मसिद्धि, ये 3 नंबर वाला। ये 5 नंबर मान लीजिए, ये सबसे आखिरी वाला है जो 5% होता है। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंसान की जो बाकी सारी मांगे हैं ना, वो 95% पर आकर के सिमट जाती है। इससे आगे इंसान बढ़ ही नहीं पाता है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि जब एक मांग कंप्लीट होगी तभी दूसरी मांग की तरफ इंसान बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सम्मान की तरफ पहुंचता है, 95
95% उसकी मांग जो है कंप्लीट हो जाती है, और आत्मसिद्धि वाला जो मांग है, जो 5% बचता है, वो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कमजोर मांग कौन सी है, 5% वाली है सबसे कमजोर मांग कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सबसे कमजोर है, ये ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है 95% जो कि आपकी शारीरिक है, फिर सुरक्षा है, फिर सुरक्षा है तो समाज चाहिए, समाज चाहिए तो समाज में सम्मान चाहिए। भैया मान लो भर्ती नहीं आ रही है, सिलेक्शन के लिए आप लोग परीक्षा ही नहीं दे पा रहे हो, आसपास से लोग ताने मारते हैं, सम्मान नहीं मिल रहा, जैसे ही सिलेक्शन लोगे सम्मान हो जाएगा। ठीक है, तो सम्मान ले लोगे तो आत्मसिद्धि की बात ही नहीं होती, आत्मसिद्धि मिले तो मिले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे कमजोर जो है वो ऑप्शन नंबर सबसे ऊपर वाला। देखिए जितना नीचे रहोगे उतना ही मजबूत मांग है। शारीरिक मांग जो है, दैहिक मांग सबसे मजबूत मांग है, याद रखिएगा। शारीरिक मांग ये नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, सबसे कमजोर मांग है, और जो नीचे है वो सबसे मजबूत मांग है, इसको भी याद रखिएगा। अब बीच का पूछा जाएगा तो सामाजिक मांग जो है सबसे बीच का है, जो ना तो कमजोर है ना ही मजबूत है, और देखते ही हो समाज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिला करके चलता है, बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना, चलिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, चीज़ों को समझाना मेरा मकसद है। आई होप आप चीज़ों को समझेंगे। प्रक्षेपी विधि देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि व्यक्तित्व की मापन की कितनी विधियां हैं। पहली विधि हमने देख लिया आत्मनिष्ठ विधि, जिसमें आत्मा के बारे में बात की जाती है, जैसे खुद की पसंद नापसंद से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, दूसरी जो विधि होती है वो होती है वस्तुनिष्ठ विधि, याद रख लीजिएगा, परीक्षा पूछता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हमने देखा ए बी की व्याख्या करता है, बार बार पूछा जाता है सीटेट के सेकंड पेपर में। देखिए तो यहाँ पर जो देखा जाता है नैतिकता के आधार पर चीज़ों को समझाया जाता है, जैसे ए बी को पसंद करता है लेकिन बी ए को पसंद नहीं करता है, तो नैतिकता अनैतिकता यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, व्यक्तित्व को मिला करके जो कहीं ना कहीं स्वीकार अस्वीकार की बात की जाती है, उसमें हम वस्तुनिष्ठता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से एक सही होता है, तो यही वस्तुनिष्ठता है यार। ठीक है, इस चीज को याद रखो। अब तीसरा जो है प्रक्षेपी विधि है, तो इसके कितने अंग हैं इस चीज को देख लीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कितने होते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं आपको 4 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 3 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग मान के चलने वाले हैं 3। ठीक है, 3। अब यहां पर देखिए कि वाक्य पूर्ति परीक्षण पहला होता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, चलिए पहला जो है वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति। दूसरा जो होता है टैट, जिसको हम लोग प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, मॉर्गन एंड मुरे वाला। तीसरा है रोसार, हरमन रोसार का इंकबोक टेस्ट। और चौथा आप देखते हो बालक वाला कैट। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण को लेकर के। ठीक है, तो 4 होता है, लेकिन कई जगहों पर 3 दिया जाता है, कई जगहों पर 4 दिया जाता है। ये पूछा नहीं जाता है कि कितने अंग होते हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है आप लोगों के सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको जितने भी प्रक्षेपी के प्रकार हैं, प्रक्षेपी विधि के, उन प्रकारों के बारे में आपको चीजें समझने को मिले। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये सारे सवाल नहीं पूछे जाते, 3 होते 4, बट ये याद रखिएगा कि वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है प्रक्षेपी विधि है, टैट जो है ये प्रक्षेपी विधि है, इंक बोर्ड टेस्ट परीक्षण जो होता है वो भी प्रक्षेपी विधि है, और कैट जो है आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण ये भी प्रक्षेपी विधि है। अब वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के जनक कौन है भैया, प्रवर्तक कौन है, तो इसको रोहड़े याद रख लीजिएगा, रोहड़े। ठीक है, टैट के जो प्रवर्तक कौन है, पहले कौन थे, पहले मूरे थे 1935 में, फिर मॉर्गन आ गए 1938 में, तो मॉर्गन एंड मूरे। रोसार के हरमन रोसार आपको पता है इंकबोर्ड टेस्ट के। कैट जो है बालक अंतर्बोध इसके हैं बैलक। ठीक है, लियोपोल्ड बैलक। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने होते हैं, लगभग 3 या 4 माना जाता है। अब यहां पर ये सवाल नहीं पूछा जाता, 3 भी सही है 4 भी सही है। ठीक है, चलिए इदम अहम परम अहम के बारे में बताइएगा। अभी मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको टैट के बारे में, आगे क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इदम अहम परम अहम जो है इसके बारे में किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, फ्राइड से। इदम, ठीक है, अहम को ईगो कहते हैं और परम अहम को सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, ईगो जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये अचेतन मन में होता है। अचेतन मन जो होता है वो 90% होता है, और बर्फ के शिलाखंड से तुलना किसने की थी, फ्राइड ने की थी मन को। ठीक है, जिसमें अचेतन मन नीचे की तरफ छुपा होता है, और सुपर ईगो जिसको हम लोग चेतन मन कहते हैं वो होता है 10%, और सुपर ईगो जो होता है इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कहने का मतलब है जितनी भी बुराई वाली चीज़ें हैं वो 90%। देखते हो ना कि कोई भी बुरी चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है माइंड, क्यों, क्योंकि 90% है ना, एरिया ज़्यादा है, तो कैप्चर
कैप्च करने की, जैसे इसका आप कह सकते हो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, चुंबकीय प्रभाव ज्यादा है, तो किसी भी गलत चीज को ये कैच कर लेता है, ठीक है। और जो आपका सुपर ईगो है, जैसे कि नैतिकता की जहां पर बात की जाती है, वो 10% है, तो इसलिए कम करता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आप चीजों को पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और जब ज्यादा मेहनत करोगे तब जाकर के आप यहां पर क्या करते हो, सफलता अर्जित करते हो। कम मेहनत करने से क्या करोगे, बाकी ध्यान कहीं और होगा, और वो जो बाकी आनंद का जो स्थिति है, आनंद की स्थिति यहीं पर 90% पर देखने को मिलती है। यौन ऊर्जा जो है, दमित इच्छाएं हैं, असामाजिक कार्य हैं, अनैतिक कार्य हैं, वो सारी चीजें कहां देखने को मिलती है, अचेतन मन में देखने को मिलती है। और अचेतन मन का जो संबंध होता है वो इदम से होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने का कार्य भैया कौन करता है, ईगो। जैसे बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, वो गलत शब्द बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एरोगेंट उसको बोला जाता है। एरोगेंट का सवाल होता है मतलब कि घमंडी। अब एरोगेंट को शॉर्ट फॉर्म में ईगो कर दिया जाता है, ठीक है। बट ईगो जो होता है ना, वो अनैतिक और नैतिक को मिलाने वाला कार्य करता है, तो अच्छी चीज है ना ईगो। ईगो तो होना चाहिए आपके अंदर, कि जब भी आप देखो, ये होता है, ये क्रिमिनल है, ये पुलिस है। अब क्रिमिनल और पुलिस के बीच में आ गया एक वकील, और ये वकील जो है क्या कर रहा है, ये ईगो का कार्य कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फ्राइड ने इसके बारे में बताया था। चलिए, टैट में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा टैट में, देखिए अब मैंने बोला आगे बताऊंगा तो बता रहा हूं। अब 1935 में मूरे ने सबसे पहले यहां पर टैट परीक्षण के बारे में बताया, परीक्षण किया। उसके बाद 1938 में आ गए मॉर्गन, और इसीलिए टेट के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा राइटिंग या हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। मोबाइल पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे भी उतना अच्छा राइटिंग है नहीं। तो मॉर्गन पहले मूरे थे, फिर मॉर्गन थे, तो अब नाम क्या लिया जाता है, मॉर्गन एंड मूरे, ठीक है। तो याद रखिएगा मॉर्गन एंड मूरे। कितने कार्ड थे, 31 कार्ड थे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 31 कार्ड थे इसमें, ठीक है, जिसमें से 20 कार्डों का मैक्सिमम इस्तेमाल करना होता था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 2 घंटे का ये परीक्षण होता है, ये भी याद रखेंगे। टेट परीक्षण कहाँ पर हुई थी, तो यार अमेरिका में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। समाज मिति विधि के जनक कौन थे, समाज मिति विधि के जनक जो थे वो कौन थे, मोरिने, ठीक है। मोरिने मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मोरिने के बारे में, ठीक है। तो समाज मिति जो है ये कौन सी विधि है, ये भी याद रख लीजिएगा। व्यक्तित्व की जो ये विधि है ना, समाज मिति विधि, ये जो है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि है। आलपोर्ट के बारे में हमने देख ही लिया, सील गुड सिद्धांत के बारे में, सेल्डन के बारे में, शरीर रचना का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, रोशा मसी परीक्षण, जैसे कि इंक बोर्ड टेस्ट परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग होता है, वो 10 कार्ड का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें से 5 कार्ड जो है ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 2 कार्ड जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट और रेड होते हैं, बाकी 3 जो हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं। ये कहाँ के थे, हरमन रोसार ये जो थे स्विट्जरलैंड के थे, और यहाँ पर जीन पियाजे भी याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो भी स्विट्जरलैंड के थे। तो क्वेश्चन शुरुआत में थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, बाकी क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं वो देखना है ही, लेकिन साथ में चीज़ों को जब समझोगे तभी तो यार सिलेक्शन लोगे, ठीक है। सिर्फ रट्टू तोता बनोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चीज़ों को समझते हुए चलो क्वेश्चन आंसर सेट लगाओगे तो ऐसे यार भतेरे चैनल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाओगे 5 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। लेकिन चीज़ों को जब समझोगे तो वो जो 50 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वाकई में आपको जीवन भर याद रहेंगे रिवीजन करने के बाद, ठीक है। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का खोज किसने की, वाक्य क्या होता है, एक से दूसरा शब्द मिलता है, तीसरा शब्द मिलता है, तो यहाँ पर देखिए इनमें शब्द है ही नहीं। तो विश्वनाथ मुखर्जी अपने आप में एक वाक्य है, बहुत बड़ा शब्द है, तो विश्वनाथ मुखर्जी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, ठीक है, भारत में। और ये सारे भाटिया जो है बुद्धि से रिलेटेड है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था, ठीक है, भाटिया साहब। राइस जो थे, जैसे कि बीने ने 1905 ईस्वी में आपका बुद्धि परीक्षण दिया था, जिसमें एमए के बारे में बताया था, मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो बीने का, भारत का बीने कौन है, राइस हैं, जिन्होंने 1922 में यहाँ पर परीक्षण किया था, ठीक है। अचेतन तत्व, अचेतक तत्व पर किसने अत्यधिक बल दिया, तो अचेतक तत्व पर किसने, फ्राइड ने। इन्होंने बर्फ के शिलाखंड से तुलना कर दी, किसकी, बर्फ के शिलाखंड से तुलना कर दी अचेतन मन की, ठीक है। कि बर्फ जैसे देखते हो ना, बर्फ डूबता है तो नीचे का जो भाग होता है ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और कम भाग जो होता है वो कहाँ होता है, वो ऊपर होता है। कम भाग देखने को मिलेगा ऊपर, नीचे जो होगा ज़्यादा भाग होगा, ये होता है अचेतन मन, जो दिखता नहीं है, ठीक है। और बाहर का 10% जो होता है वो दिखता है, जिसमें नैतिकता होती है। जैसे आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करोगे वो दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर बोलेंगे यार कैसा बच्चा है, बेवकूफ़ बच्चा है, बदतमीज़ बच्चा है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो 10% में जो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो है अचेतन मन। इसका बर्फ से शिलाखंड से तुलना किसने की थी, सिगमंड फ्राइड ने की थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सीलगुड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आलपोर्ट हैं, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आलपोर्ट के साथ साथ आपके कौन है,
कैटल। अल्पोर्ट ने कितने बातें बताई थी? 3 बताई थी, जिसमें से प्रमुख था, दूसरा है केंद्रीय, और तीसरा है गौण। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रमुख होता है और गौण होता है। प्रमुख में क्या होता है? स्थायित्व होता है, जैसे कि सत्य अहिंसा की बात कहाँ आती है? प्रमुख है। केंद्रीय में, गौण में क्या आता है? स्थायित्वता की कमी रहती है, ठीक है। अनैतिकता, नैतिकता की कमी होगी, जैसे कि यहाँ पर सत्य अहिंसा की बात की जाती है, तो यहाँ पर सत्य अहिंसा की बात नहीं की जाएगी। केंद्रीय में क्या होता है? यहाँ पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन थे सिलगुण सिद्धांत के? अल्पोर्ट थे 3, ठीक है, और कैटल के 12 थे, 12 सिद्धांत थे। इनको व्यक्तिगत सिलगुण भी कहा जाता है। मांग के में कितने सिद्धांत थे, मतलब तत्व थे? मांग के सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने 5 था। सबसे कमजोर मांग जो था आत्मसिद्धि, सबसे मजबूत शारीरिक, बीच का जो था सामाजिक था, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहला है शारीरिक, दूसरा है आपका सुरक्षा शरीर की होनी चाहिए, तीसरा है आपका समाज, समाज में फिर क्या चाहिए आपको? सम्मान, और सम्मान मिलने के बाद जो होता है वो आत्मसिद्धि, और ये होता है 95%, ये होता है 5%। जब 5% है तो यार कमजोर है ना, सिंपल सी बात है। निम्न स्तरीय मांग कौन सी है? याद रखिएगा, निम्न स्तरीय मांग कौन सी है? जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे का स्तर है, ये उच्च स्तरीय मांग। उच्च स्तरीय मांग मैंने बताया ना, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय में सबसे ऊंचा कौन सा है? वो है आत्मसिद्धि, जो कि जितना, देखिए आपसे ये पूछा जाता है अब्राहम मैस्लो की मांग के सिद्धांत में उच्च स्तरीय मांग जो है वो कमजोर मांग है या कमजोर मांग नहीं है। तो जितना भी उच्च स्तर पर जाएंगे वो मांग जो होती है कमजोर होती चली जाती है, ठीक है। तो उच्च स्तर पर जो मांग होगी वो सबसे कमजोर होगी, निम्न स्तर पर जो मांग होगी वो सबसे मजबूत होगी। अब निम्न स्तरीय मांग कौन से हैं ये देखिए, मैंने आपको समझा दिया। नीचे के जो स्तर हैं यहां पर मांग जो होती है वो मजबूत होती है, और जितने ही उच्च स्तर पर जाएंगे वो मांग जो होगी वो कमजोर होगी। तो उच्च स्तर से इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च स्तर है तो मांग मजबूत होगी, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे निम्न स्तर मांग कौन सा है? शरीर, दैहिक। अब शरीर है तो भैया सुरक्षा तो चाहिए ना, तो यहाँ पर सुरक्षा भी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब ये जो है ना सामाजिक, अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, अगर निम्न स्तरीय 2 है, उच्च स्तरीय 2 है, और ये बीच का है, तो इसीलिए पहला और दूसरा जो होगा ये सही होगा, ठीक है। सामाजिक भी तीसरे नंबर पे है, लेकिन वो बीच का है, निम्न स्तरीय नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व के बारे में बात की जा रही है, समन्वित गुणों का, बहुत सारे गुण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गुण जहाँ पर दिखेंगे, समन्वित गुण दिखेंगे, ग से ग मिला देंगे, गिलफोर्ड कर देंगे, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का जनक कौन थे? रोहड़े, मैंने आपको बताया वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण कौन सा है? प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है। और साथ ही साथ एक टेट परीक्षण है जिसमें मॉर्गन एंड मूरे, एक आईबीटी है, इंक बोल्ट टेस्ट है जिसका हॉर्मन रोसार्क है। अब साथ ही साथ एक और है सीएटी, जिसको बालक अंतर्बोध, जिसके रिपोर्ट बैलक है, ठीक है। चलिए, हम लोग इसके बारे में तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि व्यक्तित्व से रिलेटेड। सेल्डन जो है शारीरिक रचना के से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा है? यहां पर तो ये सिंपल सवाल है, यहां पर देखेंगे दोस्त कि गैरेट ने कितने भागों में बांटा है। तो गैरेट ने यहां पर साक्षात्कार विधि, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू विधि, को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये भी याद रख लीजिएगा। औपचारिक, जैसे कि औपचारिक, जैसे कि हम स्कूलों में कौन सी शिक्षा लेते हैं? औपचारिक। और दूसरा है अनौपचारिक, ठीक है। अब साक्षात्कार विधि कैसे होती है? एक पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग से इंटरव्यू होगा, एक जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए एक अलग से इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ थी औपचारिक और अनौपचारिक। और पढ़े लिखे लोग कठिनाइयों को दूर करते हैं, जैसे कि व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो उस मतलब कि आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में जो कौन से साक्षात्कार विधि का उपयोग होता है वो होता है आपका औपचारिक। मैंने बोला ना, औपचारिक जो होता है टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। अनौपचारिक में खिलौने के द्वारा सिखाया जाता है बच्चों को, घर में जो शिक्षा दी जाती है। तो सरकारी नौकरी घर में रहने से होगा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। व्यक्तित्व सिलगुण सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोड़ दिया? तो व्यक्तिगत सिलगुण सिद्धांत पर यहाँ पर किसने जोड़ दिया है? अल्पोर्ट ने दिया है, और एक कैटल भी है, ठीक है। तो कैटल यहाँ पर दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो अल्पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 चीज़ों के बारे में बताया था, प्रमुख और केंद्रीय और गौण। बाकी कैटल ने 12 के बारे में बताया था। अहम क्या है? अहम को हम लोग क्या कहते हैं? इदम। इदम जो है वो क्या है? याद रखिएगा, सॉरी, अहम जो होता है वो होता है ईगो। ईगो, अब ईगो के बारे में हमने क्या देखा था? ईगो के बारे में हम लोगों को पता है कि वो दोनों को मिलाने का कार्य करता है। तो यथार्थ जगत का काम करता है। यथार्थ मतलब होता है रियल, ठीक है। ईगो का काम करता है, तो यथार्थ जगत।
ईदम क्या काम करता है? तो ईदम का काम क्या है? देखिए 90% जो है अचेतन मन। अचेतन मन कितना होता है? 90%। तो 90% अचेतन मन है। तो सिंपल सी बात है, ये जो अचेतन मन है ये थोड़ा सा काम इच्छाएं हैं या फिर असामाजिक अमर्यादित आनंद का जो अनुभव है, जितनी भी खराब चीज़ें हैं इसी में होता है। इसलिए पाश्विक, पाश्विक मतलब होता है जानवर। तो मतलब कि जो इंसानों से हट करके जिनके दिमाग में कुछ चलता है ना, जो नैतिकता के हट करके, जैसे देखिए इंसान है तो नैतिकता होनी चाहिए, अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आप इंसान नहीं है। तो पाश्विक जगत मतलब पशुओं के साथ थोड़ी बहुत तुलना कर दी जाती है, खूंखार जानवरों के साथ तुलना कर दी जाती है। तो 90% ये बहुत खतरनाक होता है। तो याद रखिएगा ईदम का जो संबंध है पाश्विक जगत से यहाँ पर देखने को मिलता है। संस्कार और नैतिकता नाम का तो कोई चीज़ होता ही नहीं है इनके अंदर। परम अहम जो होता है, देखिए एक होता है ईदम, निहायती घटिया इंसान बोल सकते हैं इसको, जिसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक होता है सुपर ईगो, निहायती बढ़िया इंसान, जैसे साधु संत लोग होते हैं। और इन दोनों के बीच के जो लोग होते हैं, जैसे अपन लोग जैसे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ईगो वाले लोग, ठीक है, जिसमें रियल दुनिया में जी रहे हैं। उनको बुराइयां भी उनके अंदर हैं, अच्छाइयां भी उनके अंदर हैं, दोनों को लेकर के चलने वाले लोग जो कि स्टूडेंट हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे परम अहम में क्या होगा, दूसरा और तीसरा संस्कार और नैतिकता देखने को मिलता है। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नैतिकता, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत शांत होता है, किसी से मतलब नहीं रखते, साधु सन्यासी बन जाते हैं। और जो जिनके अंदर कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ को, नैतिकता को लेकर के, वो चोर डाकू डकैत ये सारी चीज़ें बन जाते हैं। और जो दोनों को कंट्रोल करके चल लेते हैं वो रियल लाइफ में ज़िंदगी जी रहे हैं एक साधारण आदमी बन करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत की जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि एक एक बच्चा जो है सिलेक्शन ले सके। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत इसलिए की जाती है क्योंकि वाकई में देश विश्वगुरु बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे ना यार, तभी जाकर के आने वाली जो जनरेशन होगी प्राथमिक विद्यालयों में वो अच्छी होगी। क्योंकि पहले के जो शिक्षक हैं उनकी हालत आप भी जानते हैं। तो आप लोग कसम खा लीजिएगा, शिक्षक जिस दिन बनेंगे आप पूरी मेहनत जान लगा करके वहां पर सेवा करेंगे। अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत सिलगुण सिद्धांत में कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में हमने बताया था, प्रमुख, गौण और केंद्रीय। केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने सूलगुण होते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति में देखिए कितने सूलगुण होते हैं? 5 से 10 होते हैं केंद्रीय। और केंद्रीय जो होता है, देखिए पहला अल्पोर्ट ने बताया था, पहला प्रमुख, दूसरा है आपका केंद्रीय, ठीक है, और तीसरा है आपका गौण। तो केंद्रीय में इन्होंने 5 से 10 सीलगुण सिद्धांत बताए थे। अब सत्य और अहिंसा कौन सा सीलगुण सिद्धांत में है? तो भैया वो है आपका सत्य अहिंसा। किसमें होता है? स्थायित्व होता है। सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जी बात करते हैं किसमें? प्रमुख में। जब सत्य अहिंसा की बात नहीं होती, होता है गौण में। और 5 से 10 किसमें बताया गया है? इसमें बताया गया केंद्रीय में, जो कि सक्रिय रहता है मैक्सिमम टाइम। पूछा जाए कौन सा सीलगुण सिद्धांत सक्रिय रहता है, तो केंद्रीय सीलगुण सिद्धांत। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न महत्वपूर्ण, जिनका PDF जो है टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे रिवीजन की, बिना रिवीजन की चीज़ें भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी व्याख्या इसलिए दी जाती है ताकि चीज़ें आप रिलेट कर सके, चीज़ों को थोड़ा सीखें और अच्छा लगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर लेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में। पूरा वीडियो देखा, अच्छा लगा है तो, और लाइक ज़रूर दबा देंगे। ठीक है, टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय।